Hello and welcome to my YouTube channel Learn Self Start with the Basics. So previous class में we were discussing about the chapter water class 7th का geography का chapter और इस class में हम उस बाकी के remaining chapter को continue करके finish कर देंगे. सबसे पहले तो हमने जो इस क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ा था ओशन सर्कुलेशन. ओशन सर्कुलेशन मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज में होता है, 3 तरीके से हो सकता है. इट इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और हमारा सुनामी भी हो सकता है. उसके अलावा करंट्स हो गए, टाइड्स हो गए. तो सबसे पहले हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वेव्स हमारी फॉर्म होती है. मैंने आपको बताया था कि वेव्स हमारे ऐसे, वेव्स का मतलब भी होता है ऐसे लहर की तरह होता है. तो वेव्स हमारी फॉर्म भी ऐसी होती है. कैसे होती है? जब विंड का डायरेक्शन, जब वाटर हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है और विंड हमारी ऐसे आ रही है, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों आते हैं तो विंड के हैवी प्रेशर की वजह से पानी जो है वो ऐसे मूव कर जाता है, तो वो टकरा के वेव फॉर्म होने लगती है हमारी. तो कैसे हुआ? विंड का डायरेक्शन ऐसे आया, विंड हमारा ऐसे मूव कर रही है, पानी हमारा ऐसे जा रहा है, दोनों में क्लैश हुआ और विंड के हैवी प्रेशर की वजह से जो पानी है वो हमारा उसी डायरेक्शन में मूव करने लगा, घूम के उधर चला गया. तो वो थोड़ा सा उठ कर जाता है. ऐसा नहीं है वो वहीं के वहीं घूम जाएगा. पानी ऐसे तो मुड़ेगा नहीं कि अपनी जगह से ही ऐसे घूम गया. तो क्या होता है कि वहां से वेव जो है वो उल्टे डायरेक्शन में फॉर्म हो जाती है. तो विंड के प्रेशर की वजह से जब वेव हमारी फॉर्म होती है, जब पानी हमारा उठ जाता है, उसी प्रोसेस को वेव कहते हैं. तो विंड स्क्रेप ओशन, ओशन को जब काट के ऐसे विंड निकलती है तब हमारा वेव्स का फॉर्मेशन होता है. दूसरा है स्ट्रॉन्गर विंड्स इक्वल्स टू बिगर वेव्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जितना हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स होंगी, जितना वेव्स हमारा स्ट्रॉन्ग होंगी, सॉरी विंड्स हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी तेजी से विंड्स आएगी, हवा जितनी तेज होगी, प्रेशर जितना हाई होगा, उतने ही ज्यादा हमारी वेव्स जो है वो क्रिएट हो पाएंगी, फॉर्म हो पाएंगी. और इसी का वाइस वर्सा हो गया. अगर हमारे यहाँ पे लाइटर विंड्स होंगी तो वेव्स भी हमारी बहुत हैवी, बहुत ही ऊंची, बहुत पीकी नहीं बनेंगी, बहुत ही छोटी हाइट की वेव्स बन पाएंगी. नेक्स्ट हमारा है उसके अलावा सुनामीज. वेव्स की तरह ही होते हैं, नॉर्मल वेव्स नहीं होते हैं, लेकिन ये तभी आते हैं जब हमारे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस या कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, या अंडर वाटर हमारे लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं. तो जब हमारा कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तभी हमारे सुनामीज फॉर्म होते हैं. अदरवाइज जो हमारे वेव्स क्रिएट होते हैं, जो हमारी ऐसा लहर बनती है, उनको वेव्स ही कहते हैं. लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स के रीजन की वजह से, उनकी वजह से जब हमारा कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है, ओशन सर्कुलेशन, उसको हम तब सुनामीज बोलते हैं. ये हमारा नॉर्मल वेव्स नहीं होता है, एक तरीके से मैसिव हार्बर वेव्स होता है. बहुत ही बड़े बड़े हार्बर, पानी वाले वेव्स होते हैं, पानी में ही होते हैं. ऑब्वियसली ओशन सर्कुलेशन है, पानी में होगा, पानी के बाहर तो सर्कुलेशन नहीं होगा. तो बहुत ही मैसिव हार्बर वेव्स होते हैं और नॉर्मल वेव्स में इन्हें काउंट नहीं करते. तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है. तो मैंने अलग अलग पॉइंट्स इसके लिख दिए हैं. इसके अलावा अगर हम देखें ओशन सर्कुलेशन, तो हमने एक और दूसरा टाइप क्या पढ़ा था, टाइड्स के फॉर्म में होते हैं. हमने 3 पढ़े थे, वेव्स थे हमारे, उसके अलावा टाइड्स था, और थर्ड हमारा एक और क्या था, थर्ड था हमारा करंट्स. तो टाइड्स का मैंने आपको बताया था कि इट इज बेस्ड और इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, कि आपका डे है या नाइट है. डे या नाइट के बेसिस पर ही सारा होता है. कैसे होगा? डे या नाइट के बेसिस पे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि टाइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. पहले तो टाइड्स जो होते हैं 2 कैटेगरीज होती हैं. एक तो आपका स्प्रिंग टाइड हो गया और एक आपका नीप टाइड हो गया. ये दोनों ही हमारे डे और नाइट के अकॉर्डिंग होते हैं, और ये पूरा डे और नाइट का प्रोसेस हमारा डिपेंड करता है 3 चीजों पे. एक आपका हो गया अर्थ कहाँ पर आपका लोकेट कर रहा है, सन कहाँ पर है, और मून कहाँ पर है. क्योंकि आपके डे और नाइट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली डे और नाइट हमारा सन और मून से पता चल सकता है हमें. तो अर्थ, सन, मून की पोजीशन के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि आपका स्प्रिंग टाइड की कैटेगरी में टाइड आया है या नीप टाइड की कैटेगरी में. कैसे आता है ये हमारा? थोड़ा मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. स्प्रिंग टाइड्स जो होते हैं हमारे, ये एक तो हमारे फुल मून और न्यू मून के टाइम पर होते हैं. कैसे होता है इसमें? जब हमारे ये तीनों चीजें एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होती हैं, कि आपका यहाँ पे ये सन हो गया, यहाँ पे आपकी अर्थ हो गई, और इधर आपका ये छोटा सा मून हो गया. तो जब ये तीनों आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में दिख रहे हैं हमें, ठीक है. जब ये तीनों हमारे ऐसा ऐसा लैटिट्यूड वाली लाइन में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तब हमारा यहाँ पे एक टाइडल बल्ज क्रिएट होता है इन तीनों की वजह से. यहाँ पे एक आपका
हमने लिख दिया टाइडल बल्ज, मतलब टाइड्स का एक फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होता है इन तीनों के एक ही लाइन में लगे होने की वजह से। एक प्रेशर बनता है तभी टाइडल बल्ज क्रिएट होता है, उसकी वजह से टाइड्स आती है। तो जब तीनों हॉरिजॉन्टल में होता है, आपका न्यू मून है, फुल मून है, उस टाइम पर हमारा स्प्रिंग टाइड जो है वो अकर होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और हम कह सकते हैं कि इनको हाईएस्ट टाइड्स भी माना जाता है। ठीक है, हाईएस्ट टाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है तो इसको ध्यान से समझेंगे। नीप टाइड जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। पहले तो हाईएस्ट टाइड का इसका लोएस्ट टाइड हो गया। उसके अलावा इसमें 90 डिग्री एंगल, मतलब राइट एंगल की तरह फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होगा इसमें, पहले तो हम लिख देते हैं कि ये हमारा लोएस्ट टाइड हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में हमारा कैसे आएगा कि ये आपका हो गया सन, ये हमारा अर्थ हो गया, यहाँ पर मून जो है हमारा यहाँ पर है, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ये ऐसे करके ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का बन गया, यहाँ पे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ऐसे करके पूरा, यहाँ पे 90 डिग्री आगे राइट एंगल बन गया। तो यहाँ पे कैसे बनता है, आपके जो रोशनी पड़ती है सन की वो पूरे में नहीं क्रिएट होती है। टाइडल बल्ज तो अर्थ के आसपास ही क्रिएट होता है, मून पे यहाँ पे पूरी लाइट नहीं पड़ती है। तो हम कह सकते हैं हाफ पोर्शन जो है मून का वो दिखाई नहीं देता अर्थ से। तो हमारा मोस्टली ये कब होता है, कब पॉसिबल हो पाता है नीप टाइड, जब हमारा क्वार्टर मून्स होता है। क्वार्टर मून्स मतलब जब अर्थ से आपको सिर्फ हाफ मून रिफ्लेक्ट होता है, हाफ मून की छवि दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, बाकी का मून नहीं दिखता, तो उस टाइम पे ये क्रिएट होता है। टाइडल बल्ज हमारा इसमें भी अर्थ के पास ही क्रिएट करता हुआ माना जाता है। ठीक है, बस ये हमारे क्वार्टर मून्स के टाइम पर होता है। ठीक है, क्वार्टर मून्स का मतलब हो गया कि आपका पूरा मून नहीं दिख रहा है। अब फुल मून और न्यू मून में तो हमारा पूरा ही होता है, जब धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। लेकिन क्वार्टर मून्स में क्या होता है कि पूरा नहीं बन रहा है, हाफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है पूरा स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के बारे में हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें टाइड्स के बाद मैंने आपको करंट्स के बारे में बताया था कि हमारा 3 तरीके से ओशन सर्कुलेशन होता है। लास्ट इज करंट। करंट मैंने आपको सिंपल बताया था कि करंट नाम से हमें कैसे पता चल रहा है। करंट नाम से अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि कुछ मोशन हो रहा है, कुछ सर्कुलेशन है, मोशन है, और आपका थोड़ा ऐसा वेवी फॉर्म में होगा, लेकिन ऐसा करंट लगता है ना वाइब्रेशन की तरह, वैसे वाला होगा। तो कैसे इसमें हो पाएगा हमारा, करंट्स भी हमारे 2 तरीके से पॉसिबल होते हैं। जैसे हमारा अभी हमने टाइड्स पढ़ा, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। करंट्स भी हमारा एक वार्म करंट्स हो गया, एक हमारा कोल्ड करंट्स। ये बिल्कुल नाम से पता चल रहा है जैसे वैसे ही है। वार्म का मतलब होता है हॉट, गर्म हो गया कुछ, और कोल्ड मतलब ठंडा हो गया। तो कैसे होता है इसमें कि जब हम इक्वेटर से हमारा ओरिजिनेट हुआ, इक्वेटर टू पोल्स, जब हमारे करंट्स आते हैं इक्वेटर से ओरिजिनेट हुए ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से। अर्थ हमारा इक्वेटर कहाँ पे होगा, हमारा इक्वेटर हमारा हो गया बिल्कुल बीच में। तो इक्वेटर से जब ओरिजिनेट होकर पोल्स की तरफ जाते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, मतलब एंटार्क्टिक और आर्टिक सर्कल की तरफ जब जाते हैं तो ये या तो यहां से मूव करे या ये यहां से मूव करे। तो इस तरीके से हमारा क्रिएट होता है वार्म करंट्स। और कोल्ड करंट्स इसका ऑपोजिट हो गया, जब ये हमारे पोल्स से ओरिजिनेट हो और इक्वेटर की तरफ मूव करे। पोल्स पे से कैसे क्रिएट हुए कि मतलब आपका यहां से क्रिएट हुआ है, तो ये यहां से होकर इधर की तरफ जाएंगे। पोल्स पे से, ठंडे रीजन पे से क्रिएट हुए और ये ऊपर की तरफ गए आपके बीच की तरफ, इक्वेटर की तरफ। और वार्म में इसका ऑपोजिट हो गया। तो बिल्कुल नाम से पता चल गया हमें कि वार्म करंट्स हो गए कि आपके एक गर्म रीजन की तरफ से ओरिजिनेट हुए और पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो कोल्ड रीजन है वो ऑपोजिट हो गए कि वो बिल्कुल कहाँ से शुरू हुए, हमारे पोल्स की तरफ से, एंड में से शुरू हुए, अर्थ के एंड पॉइंट से, और इक्वेटर मतलब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की तरफ आना शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल और दोनों का मैं बता देती हूँ। वार्म करंट का हमारा होता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, आपको याद रहेगा तो आप आंसर में बिल्कुल लिख सकते हैं।
मार्क्स मिलेंगे इससे। और कोल्ड करेंट्स का हमारा हो गया लैब्राडोर स्ट्रीम, ठीक है, लैब्राडोर करंट, सॉरी, ठीक है, लैब्राडोर करंट, माय मिस्टेक। तो इस तरीके से हमारा हो गया ये दोनों के एग्जाम्पल, ये आपका वार्म का हो गया, ये आपका कोल्ड का हो गया। आप नोट कर लीजिए, इससे इजीली आप थोड़ा मार्क्स एक दो पॉइंट अगर गलत भी कुछ ऐसा लिखा होगा तो ये आपका प्लस पॉइंट में काउंट हो जाएगा। अब हमारा पूरा हमने करंट्स पढ़ लिया, दो तरीके के करंट्स हो गए, पर इनका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, क्या रीजन है इसका, क्या मतलब है। अब करंट्स अपने तरीके से जैसे काम करे तो करे, हमें उससे क्या लेना देना। बट जहां पर वार्म और कोल्ड करंट्स हमारे मीट करते हैं, मोस्टली कहाँ मीट करेंगे, आपके ये वाला जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया होगा, ये वाला जो एरिया डार्क पोर्शन वाला कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाले जो एरिया होगा, इन दोनों पे हमारा ज्यादातर मीट करता है पॉइंट, कोल्ड और वार्म करंट्स। तो जहां पर दोनों मीट करते हैं वो ग्राउंड्स हमारे लिए फेवरेबल होता है फॉर फिशिंग। तो बस इसका एक यही रीजन है, एक सिग्निफिकेंस है कि करंट्स जहां पर हमारे मीट करते हैं, मिलते हैं, वो हमारे ग्राउंड्स बेस्ट माने जाते हैं फॉर फिशिंग। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट एरियाज वही होते हैं, क्योंकि करंट्स की वजह से फिशेस जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं और इसलिए वहां से इजीली वो फिशिंग स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे फिशिंग करना पॉसिबल होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा करंट्स के बारे में। अब पूरे चैप्टर में हमने इतना सारा पढ़ लिया कि कैसे हम पानी है, कितना फ्रेश वाटर, कितना हमारा सलाइन वाटर, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन अब ये तो हमने देखा ही नहीं कि पानी को बचाए कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर स्कैर्सिटी तो हो रही है। तो पानी को अब सेव कैसे करें, कंजर्व कैसे करें। पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत ही कम पानी है, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर हम कह सकते हैं जो पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, इट इज ओनली 3% अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से भी हम 3% में से भी पूरा नहीं यूज कर सकते। बहुत ही कम पानी है जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर परसेंटेज का पानी ब्लॉक्ड है हमारे या तो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, अदरवाइज हमारे आइस कैप्स के फॉर्म में। तो इसीलिए बहुत ही कम पानी है जिसको यूज कर सकते हैं। अब पानी इतना ज्यादा कीमती है, हम ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, मतलब हमारे तीनों सेक्टर, हमारा जितना भी सब है, सब कुछ पानी से ही चलता है। तो हमें वाटर कंजर्वेशन वाले बहुत जरूरी है। तो वी हैव 3 स्टेप्स और 3 मेथड्स टू कंजर्व वाटर। क्या क्या हो सकता है वाटर कंजर्वेशन में, कैसे बचा सकते हैं। अब इसमें वो चीजें आप बिल्कुल ऐसा अलग से मत लिखना कि आप ब्रश करते वक्त आपको टैप खुला नहीं छोड़ना, एक बकेट ऑफ वाटर से यू हैव टू टेक बाथ। तो ये तो बहुत मतलब नॉर्मल पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा हम कैसे बचा सकते हैं, एक हम ले सकते हैं कि अफॉरेस्टेशन हो गया, अफॉरेस्टेशन से वाटर कंजर्वेशन हो सकता है। कैसे, ज्यादा से ज्यादा आप या तो पेड़ लगा दो या फिर डिफॉरेस्टेशन को, पेड़ के काटने वाली बात को कैंसिल कर दो, हटा दो। तो मतलब दो तरीके से हो गया, या तो आप अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, या फिर डिफॉरेस्टेशन ना करें, अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें। कैसे, क्यों क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है इसका। अब बारिश आई बहुत तेज, अब एक प्लेन लैंड है, बारिश आई, अब उस पे पानी होल्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं। वहां पर अगर पेड़ पौधे होंगे तो पानी सारे का सारा जो होगा वो पेड़ों में अब्जॉर्ब हो सकेगा, सारा नहीं तो कुछ तो अब्जॉर्ब होगा, कुछ तो वो अंडरग्राउंड जाएगा, ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर वो खाली लैंड है तो बहुत ही कम पानी अब्जॉर्ब हो पाएगा, बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा, और वो लैंड भी हम कह सकते हैं कि खराब हो जाएगी एक्सेस वाटर से। तो इसलिए अफॉरेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम पानी को कंजर्व कर सके, बचा सके। उसके अलावा हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो गया। इसमें क्या होगा, हार्वेस्टिंग का मतलब ही हो गया, अब इसमें हार्वेस्टिंग वर्ड आ रहा है रेन वाटर के साथ, मतलब रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, बारिश के पानी को। इसमें कैसे करते हैं, बारिश का पानी जितना भी हमारा आता है, घरों के जो रूफ टॉप होता है, ये रूफ टॉप वाला एरिया होता है, यहाँ पे पानी जो है वो स्टोर कर लिया जाता है और पाइप कनेक्ट कर लिया जाता है एक वाटर टैंक से, और उस वाटर टैंक में सारे का सारा पानी फिल हो जाता है। बाद में आप उसे फिल्टर करके यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए।
तो इस तरीके से हमारा होता है, ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश के पानी को हम खराब ना करके और ऐसे ही बहने ना देने की जगह हम उसे खुद यूज कर रहे हैं फिल्टर आउट करके। उसके अलावा हमारा एक है ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब देखिए, पहले तो देखते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस क्या होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हमारा होता है जितना भी हमारा इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है उसमें लिक्विड कंपाउंड होता है, मतलब लिक्विड वेस्ट जितना होता है वो सारा होता है हमारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। अब लिक्विड जितना भी कंपाउंड होता है, गार्बेज होता है, वेस्टेज होता है, वो सारा का सारा रिवर्स में और लेक्स वगैरह में उसको थ्रो आउट कर देते हैं, बहा देते हैं। उसकी वजह से पूरी रिवर हमारी और ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है केमिकल्स वगैरह की वजह से, मेटल्स के पीसेस की वजह से, रैग्स हो गए, स्टिक्स हो गए, जो सब उसमें होते हैं, और इवन इतने छोटे छोटे सेडिमेंट्स के रूप में भी होते हैं कि उसको कभी कभी तो फिल्टर करने के प्रोसेस के बाद भी फिल्टर आउट नहीं कर पाते, तो उसका भी पूरा प्रोसेस होता है उस पानी को क्लियर करने के लिए। तो ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस यही हो गया कि उस पानी को फेंकने की जगह, आप थ्रो करने की जगह, रिवर में थ्रो आउट करने की जगह आप उसको ट्रीट करो, उसको बेटर करो, उसको साफ करो। फिल्टर करने का पूरा प्रोसेस होता है, 4 स्टेप्स होते हैं। प्रिलिमिनरी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एडवांस्ड, पूरा का पूरा स्टेजेस होते हैं जिसमें सेडिमेंटेशन का क्लियरेंस होता है। उसके अलावा उसमें से रैक, स्टिक्स, छोटे छोटे ऐसे जो तिनके सेडिमेंट्स होते हैं वो सब निकाले जाते हैं, पानी को क्लियर करा जाता है, और लास्ट स्टेज में बिल्कुल उसे डिसइंफेक्ट करके फिर पानी को वापस से यूज कर सकते हैं। तो काफी लंबा प्रोसेस है, हर इंडस्ट्री इसको सपोर्ट नहीं करती क्योंकि बहुत सारा इसमें आपको मशीनरी, और मशीनरी के साथ फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स भी लगेगा, तो हर इंडस्ट्री इसको यूज नहीं कर पाती है, बट जो जिसके लिए पॉसिबल है उनको ऐसा करना चाहिए। तो वाटर कंजर्वेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को ट्रीट करके, मतलब इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, उसको फेंकने की जगह उसको वापस से रिसाइकिल करके पानी को उसको फिल्टर आउट करके यूज करना वापस। तो ये हमारे हो गए कंजर्वेशन के स्टेप्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि वाटर क्या है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, ओशन सर्कुलेशन पढ़ा, किस तरीके से कितना परसेंटेज था डिस्ट्रीब्यूशन वाटर बॉडीज का। उसके अलावा हमने लास्ट में पढ़ा कि पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, वो सरप्राइज है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।